एक ऐसा शख्स जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली और एक क्रांतिकारी वीर में से एक था। उनका साहस, त्याग, बलिदान और देशभक्ति आज भी करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने जेलर से कहा था, मेरे मुंह पर कपड़ा मत बांधना, मेरे पीछे हाथ मत बांधना, और तीनों गले मिलकर भारत माता की गोद में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। बात है 31 मार्च सन 1931 की। ब्रिटिश हुकूमत के समय एक नौजवान, संवेदनशील, क्रांतिकारी, समाजवादी व देश पर मर मिटने वाले को झूठे सेक्शन लगाकर 23 साल की उम्र में ही फांसी की सजा सुना दी जाती है। और वो दिन आता है जब फांसी होने वाली होती है। उस दिन देश का हर एक नौजवान की आंखें उसे निहार रही थी, जो बिना किसी डर के अपने दो साथियों के साथ फांसी के तख्ते की ओर मुस्कुराते हुए जा रहा था। लेकिन आज के समय में अगर किसी से कहोगे जरा भगत सिंह की एक्टिंग करके दिखाओ, तो वो अपनी मूंछों पर ताव देगा और गोली निकाल कर दिखाएगा। लेकिन वास्तव में भगत सिंह का स्वभाव ऐसा था ही नहीं, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। 23 साल कच्ची उम्र का एक लड़का जो अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, और आज उसे पूरा देश शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से बुलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौतम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह के बारे में, उनकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं एजुकेशन इन्फॉर्मेटेड से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और वह एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिनका परिवार पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनके चाचा अजीत सिंह महान क्रांतिकारी थे और भारत माता सोसाइटी के संस्थापक भी थे। भगत सिंह की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लाहौर के डीएवी स्कूल में हुई थी। सन 1919 में जलियांवाला नरसंहार को देखकर इनके दिल पर गहरा घाव लगा। तब भगत सिंह की उम्र केवल 12 साल की थी, और इस घटना के बाद भगत सिंह अपने स्कूल को छोड़कर पंजाब के अमृतसर आ गए, जहाँ पर जलियांवाला नरसंहार हुआ था। वहाँ पर खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भर लिया ताकि वो अंग्रेजों के जुल्म और सितम याद रख सकें। शुरुआती दौर में भगत सिंह महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे और सभी लोग महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने कहा, मैं कोई बिना हिंसात्मक लड़ाई लड़े अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा। और इसी चीज को लेकर महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन, जिसका मेन पर्पस था कि हम अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करेंगे और उनके द्वारा बनाई हुई कोई भी वस्तु को नहीं खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे और खुद बेचेंगे। इस चीज से उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा और वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। और 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत होती है। ये सबसे पहले बिहार के गोरखपुर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन वहाँ का एक जमींदार वो ब्रिटिश पुलिस वालों के साथ मिला जुला था, इन्वॉल्व था। उसने कहा कि इस प्रोटेस्ट को बंद कराओ वरना मेरा बहुत भारी नुकसान होगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और जब प्रदर्शनकारी एक थाने से होकर शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए जा रहे थे तो एक इंडियन पुलिस वाला जिसका नाम है गुप्तेश्वर, उसने कई सारी गोलियों को हवाई फायर किया और उसने कहा इस आंदोलन को बंद करो। लेकिन जब भारतीय नहीं माने तो उसने फिर से गोलियों को हवाई फायर किया और उसमें से करीब 2-4 लोगों को गोली मार दी। और इसे देखकर क्रांतिकारियों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश भर गया और पूरे थाने को उन्होंने आग लगा दी, जिसमें करीब 17 पुलिसकर्मी फंसे हुए थे, वो जिंदा जल गए। और इस घटना से महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा आहत पहुंची और उन्होंने अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। इस चीज को लेकर भगत सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और यहीं से महात्मा गांधी और भगत सिंह की विचारधाराएं बदल गई। इसको जाना जाता है हिस्ट्री में चौरी चौरा कांड से। सन 1928 में एक अंग्रेज भारत आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय भगत सिंह के गुरु थे और भगत सिंह उनको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में बहुत ज्यादा फर्क था। भगत सिंह गरम दल के थे और लाला लाजपत राय नरम दल के।
और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम साइमन कमीशन के विरुद्ध नारेबाजी करेंगे और कहेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। और जब उन्होंने नारेबाजी करना शुरू किया और वहां थाने की पुलिस ने उन क्रांतिकारियों पर इतनी लाठियां बरसाई कि भगत सिंह बहुत ज्यादा चोटिल हो गए और लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए। फिर उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन ज्यादा चोट आने के कारण उनकी मौत हो जाती है। और इस घटना को देखकर भगत सिंह ने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि हम अब जेम्स स्कॉट को नहीं छोड़ेंगे। और उनके दो साथी भी थे, राजगुरु और चंद्रशेखर भी शामिल थे। और उन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि जब ये थाने से निकलेगा जेम्स स्कॉट, तब हम इसको रास्ते में गोली मार देंगे। जब एक ब्रिटिश पुलिस वाला एक रास्ते से जा रहा था तो उन लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब वो निकलेगा तब हम उसको गोली मार देंगे। और जैसे ही वो रास्ते से बाहर निकला तो जो राजगुरु थे उनने 3 तड़ातड़ गोली मारी और सीधा उसके सीने में जाकर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन वो जेम्स स्कॉट नहीं था, बल्कि जेम्स स्कॉट की जगह पर सैंडरसन को मार दिया था। और फिर वहां पर एक इंडियन पुलिस वाला आता है, उसने देखा था कि भगत सिंह और चंद्रशेखर इन लोगों ने मिलकर ये इस घटना को अंजाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन भगत सिंह ने भी उसको शूट कर दिया। एक बार बहुत सारे मजदूर एक चीज को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनकी सुन ही नहीं रही थी। उस समय जो भगत सिंह थे वो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी पढ़ रहे थे। उन्होंने पढ़ा था कि इस चीज के लिए बम फेंकना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कुछ इस तरीके की स्टोरी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या आजादी पाने के लिए ये भी करना पड़ता है। तो भगत सिंह ने एक प्लान बनाया कि उस प्लान में किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि असेंबली में बम फेंकना था। और भगत सिंह ने उस असेंबली में बम फेंक दिया और बम को इस ऐसी जगह पर फेंका जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं मरा, किसी को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। वहीं पर ब्रिटिश पुलिस ने भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया। बताया जा रहा है करीब करीब 64 दिनों तक भगत सिंह ने अन्न जल कुछ नहीं खाया था। और ब्रिटिश पुलिस का भगत सिंह को जेल में रखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अगर 20-30 लोगों के बीच में बैठ जाते थे, उनकी इतनी बातें इफेक्टिव होती थी तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते थे। इस तरह से वो जेल में भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे। इस चीज को लेकर ब्रिटिश पुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, भगत सिंह को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो उसने भगत सिंह को अकेला जेल में कैद कर दिया। और भगत सिंह जब जेल में थे तो कई सारे लेख लिखा करते थे। बताया जाता है कि करीब करीब जेल में 300 से ज्यादा किताबें और 3000 से ज्यादा लेख लिखे थे। और जब जेल में कभी कभी कोई भगत सिंह से मिलने आता था तो उनसे कहते थे कि कोई ना कोई नई बुक मेरे लिए जरूर लाना। भगत सिंह लेनिन और कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जब इनको फांसी होने वाली थी तो जेलर इनसे पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। मतलब जब किसी को फांसी होने वाली होती है तो उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ मैं उसको पूरी करूंगा। तो इनसे भी उनकी आखिरी इच्छा पूछी जा रही थी कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। और वो दिन आता है जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी होने वाली होती है। ब्रिटिश पुलिस वालों ने सोचा कि भगत सिंह से इतने भारतीय बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो अगर इनको हम 23 मार्च को फांसी देंगे तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो सकता है। तो उन्होंने उसका टाइम चेंज कर दिया और डेट भी चेंज कर दी। जहां 23 तारीख को फांसी होने वाली थी उनको 22 तारीख को ही फांसी दे दी गई। और तीनों लोगों को जब फांसी दी जा रही थी तो तीनों लोगों ने कहा था कि जब मुझे फांसी देना तो मेरे हाथ मत बांधना और मेरे मुंह पर कपड़ा मत बांधना। और वो तीनों गले मिलकर और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर उनको तख्ते की तरफ ले जाया जाता है, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। ये भारत के वो 3 सपूत थे जो बहुत ही कम उम्र में और एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी के रूप में जन्मे, जिनके अंदर एक आजादी की ज्वाला बह रही थी, आजादी की ज्वाला भड़क रही थी। तो दोस्त आज के वीडियो में भगत सिंह के बारे में इतना ही। मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।